क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हर कोई इनोवेशन के बारे में बात करता रहता है, लेकिन हम जो कुछ भी देखते हैं वो ज्यादातर सिर्फ कॉपी होता है। एक और एआई टूल जो कल के एआई टूल जैसा दिखता है, एक और स्टार्टअप जो अगला उबर बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया होमवर्क कॉपी करने में फंसी हुई है। और फिर हैं पीटर थियल, जिन्होंने एलॉन मस्क के साथ मिलकर पेपाल की सहस्थापना की। फेसबुक में पहले बड़े इन्वेस्टर थे और बेसिकली उनमें अरबों डॉलर के आइडिया को पहचानने का टैलेंट है, इससे पहले कि कोई और उन पर विश्वास भी करे। और उन्होंने 0 to 1 नाम की किताब लिखी है और उसका पूरा मैसेज बहुत ही आसान है। भविष्य वो लोग बनाते हैं जो ऐसी चीजें बनाते हैं जो पहले किसी ने नहीं देखी हैं, ना कि वो लोग जो पहले से मौजूद चीजों की कॉपी करते हैं। तो इस वीडियो में मैं किताब से 4 सबसे बड़ी सीखों को बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूं और आखिर तक आप ऐसे मौके पहचान पाएंगे जिन्हें ज्यादातर लोग पूरी तरह से मिस कर देते हैं। पहली सीख, कॉपी करना बनाम बनाना। आइए सच में समझते हैं कि पीटर थियल का 0 से 1 तक जाने का क्या मतलब है, क्योंकि ये पूरी किताब की नींव है। तो थियल कहते हैं कि 2 तरह की प्रोग्रेस होती है। पहली है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, वो इसे 1 to N कहते हैं। ये तब होता है जब आप कोई ऐसी चीज लेते हैं जो पहले से काम कर रही है और आप उसे कॉपी करते हैं या उसका विस्तार करते हैं। जैसे एक सफल रेस्टोरेंट एक चेन बन जाता है या एक बिजनेस मॉडल 1000 शहरों में फैल जाता है। ये ऐसा है जैसे दुनिया कह रही हो ये आइडिया काम करता है, चलो इसे और करते हैं। दूसरी तरह की प्रोग्रेस है वर्टिकल प्रोग्रेस। ये तब होता है जब आप पूरी तरह से कुछ नया बनाते हैं, कुछ ऐसा जो पहले मौजूद नहीं था। और ये आमतौर पर शुरुआत में अजीब या नामुमकिन लगता है, क्योंकि अभी तक कोई रोड मैप मौजूद नहीं है। थियल कहते हैं हम जो भविष्य चाहते हैं वो वर्टिकल प्रोग्रेस से आता है, हॉरिजॉन्टल से नहीं। मैं आपको एक आसान उदाहरण देता हूं। सदियों से इंसान घोड़ों पर यात्रा करते थे। अगर आप घोड़ों को बेहतर बनाते हैं, तेज घोड़े, मजबूत घोड़े, तो यह हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस है। लेकिन जैसे ही किसी ने पहली कार का आविष्कार किया, हमें अब तेज घोड़ों की जरूरत नहीं रही, वो वर्टिकल है। अब यहीं पर लोग आइडिया को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं ओ, तो अगर ये पहले किसी ने नहीं किया है तो इसका मतलब है कि मैं इनोवेटिव हूं। कभी कभी कोई इसे पहले नहीं करता क्योंकि बस एक बहुत बुरा आइडिया होता है, जैसे पानी के अंदर लाइब्रेरी या एक स्मार्ट टोस्टर जो आपको मोटिवेशनल कोट्स टेक्स्ट करता है। थियल आपको सिर्फ अलग दिखने के लिए, अलग होने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको कुछ नया और कुछ सच्चा चाहिए, जिसे वो एक सीक्रेट कहते हैं। इसीलिए एयरबीएनबी सफल हुआ। एयरबीएनबी से पहले अजनबियों का आपके घर में सोना एक पागलपन जैसा लगता था। लेकिन फाउंडर्स ने एक राज देखा, अगर भरोसा और सुविधा हो तो लोग ऐसा करेंगे। ये आइडिया रैंडम नहीं था, ये एक असली दर्दनाक समस्या का एक नया समाधान था। आईफोन के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसके आने से पहले हर कंपनी एक दूसरे की कॉपी कर रही थी। छोटे बटन, बड़े बटन, ज्यादा चमकदार प्लास्टिक, हर कोई एक ही मोड में फंसा हुआ था। एप्पल ने पूरी फोन इंडस्ट्री को देखा और सोचा, हम अभी भी बटन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई सुधार नहीं था, ये एक छलांग थी। छोटे कीबोर्ड की दुनिया से टच स्क्रीन की दुनिया में एक पूरी तरह से बदलाव। मैं आपसे कुछ पूछता हूं, जब आप उस चीज को देखते हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं, आपका साइड प्रोजेक्ट, बिजनेस आइडिया, चैनल, कुछ भी, क्या आप सच में कुछ नया बना रहे हैं या आप पहले से मौजूद किसी चीज का थोड़ा बदला हुआ वर्जन बना रहे हैं? क्योंकि जिस पल आप इसका ईमानदारी से जवाब देंगे, आप असली ब्रेक थ्रू करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा टेक अवे, विपरीत सच। थियल ये बहुत ही आसान सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा जरूरी सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत है? ये पहले तो एक पहेली जैसा लगता है, लेकिन यह सवाल असल में 0 से एक आइडिया ढूंढने का एक चीट कोड है। क्योंकि ज्यादातर लोग इंटेलिजेंस की कमी के कारण फेल नहीं होते। वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे ऐसे आइडिया के पीछे भागते हैं जिनसे हर कोई पहले से ही सहमत है। और अगर हर कोई सहमत है तो इसका मतलब है कि हजारों लोग पहले से ही इसे बना रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, इस पर कंपटीशन कर रहे हैं, जिससे आपके लिए अलग दिखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। विपरीत सच अलग होते हैं। वे ऐसी चीजें हैं जो सच है, लेकिन दुनिया ने अभी तक इसे महसूस नहीं किया है, या उन्होंने इसे महसूस किया लेकिन उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। मैं आपको कुछ असली दुनिया के उदाहरण देता हूं। सालों से यह माना जाता था कि लोगों का ध्यान कम होता जा रहा है, कोई भी लंबा कंटेंट नहीं चाहता। और फिर 2 लोग 3 घंटे तक एक कमरे में बैठकर एलियंस और न्यूरोसाइंस के बारे में बात करते हैं और अचानक लाखों लोग सुन रहे होते हैं। विपरीत सच ये था कि लोग गहरी बातचीत चाहते हैं, बशर्ते वे दिलचस्प हों। और यहीं पर थियल का आइडिया आपकी अपनी जिंदगी के लिए बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। एक विपरीत सच आमतौर पर खुलेआम छिपा होता है। ये उन चीजों के रूप में सामने आता है जिन्हें आप नोटिस करते हैं और दूसरे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये तब होता है जब आप कहते हैं, रुको, हम इसे इस तरह क्यों करते हैं? और बाकी सब कहते हैं क्योंकि ये बस ऐसा ही है। 2000 के दशक की शुरुआत में टेस्ला के बारे में सोचिए। सच तो ये था कि हर कोई मानता था कि इलेक्ट्रिक कारें बेकार होती हैं।
कोई उन्हें नहीं चाहता और वे कभी भी गैस कारों से मुकाबला नहीं कर सकती। इसके उलट सच ये था कि लोग असल में इलेक्ट्रिक कारें चाहते हैं, वे बस बोरिंग इलेक्ट्रिक कारें नहीं चाहते। इस इनसाइट से एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई। या शुरुआती सोशल मीडिया को ही देख लीजिए। उस समय ये माना जाता था कि कोई भी अपने पर्सनल विचार ऑनलाइन शेयर नहीं करना चाहता। ये अजीब है, लेकिन सच्चाई इसकी उलट है। लोगों को खुद को एक्सप्रेस करना पसंद है। उन्हें बस एक ऐसी जगह चाहिए जो आसान और मजेदार हो। उस समय ये सच्चाई साफ नहीं लग रही थी, और ये वो हिस्सा है जो मैं चाहता हूं कि आप जरूर सुनें। एक उलट सच्चाई एक अजीब राय जैसी नहीं होती। ये ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि पिज्जा पर अनानास होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि चलो एक ऐसा जिम खोलते हैं जो सिर्फ सुबह 3 बजे खुलता हो। ये तो बस कुछ भी है। थील ने किताब में ये फर्क बताया है। एक असली उलट सच्चाई में 2 बातें होनी चाहिए, अलग और सच। अगर ये अलग है लेकिन सच नहीं है तो ये वहम है। अगर ये सच है लेकिन अलग नहीं है तो ये साफ है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, और इसके बारे में ईमानदारी से सोचिए, आप किस चीज पर विश्वास करते हैं जिसे आपके आसपास के लोग नजरअंदाज कर देते हैं? आपने कौन सा पैटर्न देखा है जो दूसरों ने नहीं देखा? आपको किस बात से गुस्सा आता है क्योंकि आपको विश्वास नहीं होता कि किसी ने इसे अभी तक ठीक क्यों नहीं किया? ये सुराग हैं, असली सुराग। जो भी हो, वो विचार जिससे लोग कहते हैं सच में तुम्हें ऐसा लगता है, ये आपका 07 आइडिया हो सकता है। तीसरा टेक अवे, मोनोपोली थिंकिंग। थील कहते हैं कंपटीशन बेकार है। जब आप कंपटीशन करते हैं तो आप असल में लगातार पिंजरे की लड़ाई में रहने के लिए खुद ही तैयार हो जाते हैं। आप अपना सारा समय ये देखने में बिताते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं। इनोवेट करने के बजाय जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। ये 5 भाई बहनों के साथ पिज्जा के आखिरी स्लाइस के लिए लड़ने जैसा है। कोई नहीं जीतता, सब नाराज होकर चले जाते हैं। अब इसकी तुलना एक मोनोपोली से करें। थील का मतलब बुरे कार्टून विलन वाली मोनोपोली से नहीं है। उनका मतलब कुछ बहुत आसान है। मोनोपोली एक ऐसी कंपनी है जो कुछ इतना अच्छा करती है कि उसका कोई असली कंपटीशन नहीं होता। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जिस पर थील बार बार लौटते हैं वो है गूगल। आज सर्च इंजन के बारे में सोचिए। अगर आपको कुछ खोजना है तो आप ये नहीं कहते चलो मैं इसे जल्दी से बिंग कर लेता हूं। आप कहते हैं इसे गूगल करो। गूगल सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक वर्ब भी है। इससे ये पता चलता है कि वे अपनी कैटेगरी में कितनी गहराई से हावी हैं। लेकिन गूगल ने एक विशाल टेक एम्पायर के तौर पर शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने जीमेल, यूट्यूब, गूगल मैप्स, एड्स, एंड्रॉयड, क्रोमबुक्स, इनमें से किसी से भी शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने एक छोटी सी बहुत ही खास समस्या सर्च से शुरुआत की थी। उस समय सर्च इंजन बहुत खराब थे। वे धीमे थे, अस्त व्यस्त थे, स्पैम से भरे हुए थे और कोई भी उन पर भरोसा नहीं करता था। अल्टा विस्टा और याहू जैसे कॉम्पिटिटर भी सर्च को प्राथमिकता नहीं देते थे। ये लाखों दूसरी चीजों में छिपी हुई एक साइड फीचर था। गूगल ने एक छोटा सा मौका देखा जिसे बाकी सब ने नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने कहा चलो सर्च में सबसे अच्छे बनते हैं। तो जब याहू और दूसरे बड़े दिग्गज 100 अलग अलग फीचर्स के पीछे भाग रहे थे, गूगल ने चुपचाप एक ऐसे फीचर के इर्द गिर्द मोनोपोली बना ली जिसकी लोगों को असल में इंटरनेट नेविगेट करने के लिए बहुत जरूरत थी। और यही सबक है, बड़ी मोनोपोली हमेशा छोटी मोनोपोली के तौर पर शुरू होती है। अगर गूगल ने 1998 में अपने आज के सभी प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश की होती तो वे तुरंत खत्म हो जाते। और यहीं पर यह आइडिया आपकी अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा काम का हो जाता है। आप किसी बड़ी कैटेगरी में हर किसी से बेहतर बनने की कोशिश करके नहीं जीतते। आप कैटेगरी को तब तक छोटा करते हैं जब तक आप उस पर हावी ना हो जाएं। चौथा टेकअवे, निश्चित भविष्य। थील मूल रूप से कहते हैं कि भविष्य 2 तरह का होता है, एक जिसकी आप योजना बनाते हैं और दूसरा जिसमें आप घसीटे जाते हैं। और ज्यादातर लोग वे घसीटे जाते हैं। वे बहते रहते हैं, वे देखते हैं कि क्या होता है। वे जिंदगी को नदी की धारा की तरह मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे किसी चट्टान से ना टकराएं। थील इस मानसिकता को अनिश्चित सोच कहते हैं। मूल रूप से इधर उधर तैरते रहना और उम्मीद करना कि सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं कि दुनिया अनिश्चित आशावादियों से भरी पड़ी है। ऐसे लोग जो मानते हैं कि भविष्य बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसे सच करने के लिए उनके पास बिल्कुल कोई प्लान नहीं है। यह ऐसा कहने जैसा है, हाँ मैं एक दिन सफल हो जाऊंगा।
और फिर हर दिन वही काम करना, ब्रह्मांड से किसी जादुई संकेत का इंतजार करना। लेकिन जो लोग असल में दुनिया को आकार देते हैं वे अलग तरह से सोचते हैं। वे निश्चित आशावाद का अभ्यास करते हैं। वे मानते हैं कि भविष्य बेहतर हो सकता है और वे इसे बनाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वे इसे किस्मत पर नहीं छोड़ते। फेसबुक इसलिए नहीं बना क्योंकि मार्क ज़करबर्ग ने गलती से कीबोर्ड पर माउंटेन ड्यू गिरा दिया और $1 अरब का एल्गोरिदम बन गया। एक साफ विजन था, लोगों को जोड़ना, दुनिया को एक विशाल डिजिटल ग्राफ बनाना। फिर उन्होंने इसे स्टेप बाय स्टेप पूरा किया। स्पेसएक्स के साथ भी ऐसा ही है। लोग हर समय एलॉन मस्क का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनके पास सच में मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने का प्लान है। तारीखों, चरणों, रॉकेट स्पेसिफिकेशंस, टाइमलाइन, बैकअप टाइमलाइन और बैकअप के लिए बैकअप। थील कहते हैं कि इस तरह की प्लानिंग अब दुर्लभ है। हमारी दुनिया फ्लेक्सिबिलिटी और ये देखने का जश्न मनाती है कि जिंदगी आपको कहां ले जाती है। और हाँ, जब आपका फूड ऑर्डर गड़बड़ हो जाता है तो फ्लेक्सिबिलिटी मदद करती है, लेकिन ये करियर, बिजनेस या भविष्य बनाने के लिए एक बहुत बुरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। अगर आप कोई दिशा नहीं चुनते हैं तो आप भटक जाते हैं, और भटकने से कभी भी 0 से 1 वाले पल नहीं आते। तो चलिए मैं इसे बहुत प्रैक्टिकल बनाता हूं, क्योंकि बड़ा सोचने में डर लग सकता है। आपको 25 साल का मास्टर प्लान नहीं चाहिए, आपको बस अगले कुछ सालों के लिए एक पक्की दिशा चाहिए। कुछ ऐसा जिसे आप जानबूझकर बना रहे हों। कल्पना कीजिए कि आपने 3 साल का प्लान बनाया, जैसे 3 साल में मैं पर्सनल ब्रांडिंग में सबसे आगे रहना चाहता हूं। 25 साल से कम उम्र के क्रिएटर्स के लिए कंसल्टेंट। अब हर फैसला ज्यादा साफ हो जाता है। आपको किन स्किल्स की जरूरत है, आप कौन से प्रोजेक्ट लेते हैं, आप किससे सीखते हैं, आप किसे नजरअंदाज करते हैं। अचानक रास्ता रैंडम नहीं लगता। बात सीधी सी है, खास प्लान अधूरे सपनों से बेहतर होते हैं। भले ही आप बाद में प्लान बदल दें, फिर भी ये भटकने से बेहतर है। तो मैं आपसे अभी एक सवाल पूछता हूं, अगर आपका भविष्य ठीक वैसा ही हो सकता है जैसा आप 3 साल में चाहते हैं, तो वो कैसा दिखेगा? सच में इसके बारे में सोचिए। आप कहां रहते हैं, आप किस तरह का काम करते हैं, आपके दिन कैसे दिखते हैं, आप किसकी मदद करते हैं, आप कौन सी समस्या हल करते हैं। एक बार जब आप इसका जवाब दे देते हैं, भले ही अंदाजे से, तो आप पहले ही पक्के भरोसे की तरफ पहला कदम उठा चुके होते हैं। अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो लाइक बटन दबाएं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, आप पहले से ही यहाँ हैं। आइए मिलकर ये भविष्य बनाते हैं।